नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा दैनिक करंट अफेयर्स की पहल के रूप में द बिग न्यूज को एक बार फिर से प्रारंभ किया गया है। इस बार इसे इंग्लिश में यानी हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रित रूप में प्रारंभ किया गया है, जो प्रतिदिन 2 बजे प्रकाशित होगा। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं। दैनिक आधार पर बिग न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी की महत्वपूर्ण पहल के रूप में साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रारंभ किया गया है। उसके नवीन सत्र को आप कल यानी 19 अक्टूबर 2022 की रात 8 बजे देख सकते हैं। इस सत्र को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? जब सरकार बहुमत खो देती है तो वह अपने विवेक के आधार पर सदन को बुला सकता है या सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल को हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अंतर्गत कार्य करना होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के बिना किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। आपको दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल तीन कि केवल 2 और 3। राज्यपाल के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसमें एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। सामान्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हालांकि भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्य के राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की शक्तियों को भी प्रदान किया गया है, जिसमें राज्यपाल हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के तहत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल की इन विवेकाधीन शक्तियों को संवैधानिक और परिस्थितिजन्य विवेक के आधार पर बांटा जाता है। इसके तहत जब सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर सदन को बुला सकते हैं या सत्रावसान को भी कर सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के बिना किसी मंत्री को हटा देने की शक्ति शामिल नहीं है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें पहला विकल्प एकदम सही है, हालांकि दूसरा और तीसरा विकल्प इतने सही नहीं है। और चूंकि हमें सही विकल्प की पहचान करनी है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में केरल के राज्यपाल के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वह गलती करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं। हालांकि संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है और मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही बंधे होते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल के दिनों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत एक शुद्ध वस्तु आयातक है। मानसून के अंत में भारी बारिश के कारण थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में वृद्धि हुई है। आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक और 2 दोनों, केवल 2 कि ना तो 1 ना ही 2। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। RBI के डिप्टी गवर्नर ने हाल ही में मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक में इस बात का उल्लेख किया है कि चूंकि भारत एक शुद्ध वस्तु आयातक है, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का 1/3 से अधिक आयात किया जाता है, अतः ये नीति निर्धारण को जटिल बनाता है, खासकर जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। इसके अलावा मानसून के अंतिम समय में भारी बारिश से भी सब्जी उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे थोक स्तर पर कीमतों में लगभग 40% की बढ़ोतरी को देखा जा सकता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति में वृद्धि के संदर्भ में दोनों ही जो हमारे विकल्प हैं वह सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से किन देशों ने
पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण क्षमता का प्रदर्शन किया है? आपके विकल्प हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन। आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 4, 5, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की उपर्युक्त सभी। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में भारत ने आईएनएस अरिहंत पनडुब्बी से बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ऐसा करके भारत राष्ट्रों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। अन्य देश जिन्होंने भारत के ही समान इस प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन किया है उसमें शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी P5 के 5 स्थायी सदस्य, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस शामिल है और साथ ही इसमें उत्तर कोरिया को भी शामिल किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को कभी-कभी मिसाइलों के परिवार के रूप में भी जाना जाता है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कोड नेम है, जिन्होंने भारत में मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि यदि हम 7वें विकल्प को हटा दें तो हमारे शुरू के 6 विकल्प एकदम सही हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवीनतम टोकनाइजेशन के क्या लाभ हैं? इसे किसी भी हैकर के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। व्यापारियों के पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर उत्पन्न टोकन बेकार है। नया तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 3, केवल 1 और 3, केवल 2 की उपर्युक्त सभी। टोकनाइजेशन के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 अक्टूबर से ऑनलाइन व्यापारियों के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन को अनिवार्य बनाया गया है। जब हम बात करते हैं टोकनाइजेशन की तो यह वास्तविक कार्ड के विवरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ प्रतिस्थापन को दर्शाता है, जो कार्ड और टोकन अनुरोधकर्ताओं के लिए अद्वितीय होगा। आरबीआई का कहना है कि एक टोकन युक्त कार्ड लेन देन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है। टोकनाइजेशन केवल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऑनलाइन उपयोग के लिए ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा किसी विशिष्ट व्यापारी के अनुरोध पर उत्पन्न टोकन एक विशिष्ट कार्ड नंबर के लिए अद्वितीय है और केवल उसे उस विशेष साइट या मोबाइल ऐप पर ही उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उस व्यापारी के पारिस्थितिकी तंत्र के बाहर वह टोकन बेकार है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि इसमें दूसरा विकल्प सही है, तीसरा और पहला विकल्प इसमें सही नहीं है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2013 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः 1 वर्ष में किसी देश के समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं, एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन, एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन। भुगतान संतुलन के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि किसी देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन आमतौर पर एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 वर्ष के दौरान गणित किए जाते हैं। इसे ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। इस प्रकार से किसी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है, जो सामान्य रूप से 1 वर्ष में होता है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए।
अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे को देख लेते हैं। ये आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है और इसमें हम बात करने जा रहे हैं हरित पटाखे यानी ग्रीन क्रैकर्स पर। हाल ही में चंडीगढ़ के द्वारा हरित पटाखे यानी ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग को अनुमति प्रदान की गई है। इससे ग्रीन क्रैकर्स का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम बात करते हैं ग्रीन क्रैकर्स की तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह पर्यावरण के अनुकूल आतिशबाजी हैं और पारंपरिक पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के द्वारा विकसित किया गया है। इन हरित पटाखों में फ्लावर पॉट्स, पेंसिल, स्पार्कलर, मैरून, बॉम्ब और चक्कर घिन्नी आदि शामिल है और इसे CSIR की लैब राष्ट्रीय पर्यावरण और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी के द्वारा विकसित किया गया है। यह उम्मीद की जा रही है कि पारंपरिक पटाखों की तुलना में ग्रीन क्रैकर से कम 30% कम वायु प्रदूषण हो सकता है। इन पटाखों की निर्माण लागत लगभग समान होगी या पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम लागत भी हो सकती है। हरित पटाखों को नियमित पटाखों से अलग करने के लिए एक QR कोडिंग की व्यवस्था विकसित की गई है और इनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण असंतुलन को नियंत्रित करना है। इन हरित पटाखों का नाम 3 के आधार पर रखा गया है। ये हैं सेफ वाटर रिलीजर यानी स्वास, सेफ टर्माइट क्रैकर यानी स्टार और सेफ मिलिमन एल्यूमिनियम यानी सफल। आपको ये ध्यान रखना है कि इन हरित पटाखों का परीक्षण कई वर्षों से चल रहा है और विशेष रूप से तमिलनाडु के शिवकाशी में जो पटाखा निर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, वहां पे इस प्रकार के क्रैकर्स के परीक्षण बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। हाल में जिस प्रकार से प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, हम भविष्य में इस प्रकार के हरित पटाखे यानी ग्रीन क्रैकर्स के प्रति और जागरूकता की आशा को कर सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।